गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कृतिका में जॉर्ज पंचम की नाक इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। ये कहानी गुलामी और दास्ता भरी मानसिकता की कहानी है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे किसी बड़े मंत्री मिनिस्टर का दौरा होता है, जैसे प्रधानमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, तो कैसे आनन फानन में शासन प्रशासन सड़कें बनवा देता है, नालियाँ साफ़ करवा देता है, स्कूल कॉलेज की रंगाई पुताई करवा देते हैं, लाइट वाइट की मरम्मत करवा देते हैं। तो ये ठीक उसी तरह से हमारे भारत में इंग्लैंड की जो महारानी है एलिजाबेथ द्वितीय, वो आने वाली हैं। जैसे ये खबर होती है तो रातों रात दिल्ली को चमकाया जाना शुरू किया जाता है। तो आइए पढ़ते हैं इस कहानी को, इस स्टोरी को। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थीं। देश की सारी अखबारें, देश के सारे अखबार इस शाही दौरे की खबरों से भरी पड़ी थी। रानी का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी और जासूस भी उनसे पहले ही दौरा करने वाले थे। फोटोग्राफर की फौज तैयार हो रही थी। रानी की जन्मपत्री और प्रिंस फिलिप के कारनामों के अतिरिक्त अखबारों में उनके चर्चे ही थे। और न केवल उनके बावर्चियों, उनके नौकरों, उनके खानसामों, उनके अंगरक्षकों, उनके कुत्ते बिल्ली की तस्वीरें तक छपी थी कि वो आ रहे हैं, एलिजाबेथ द्वितीय आ रही हैं अपने पति के साथ। वो इतना महंगा सूट पहनती हैं, वो ये करती हैं, वो सुबह में नाश्ते में लेती हैं, दोपहर में ये खाने में लेती हैं, रात के खाने में लेती हैं, उनको कौन सी चाय पसंद है। उनके नौकरों की तस्वीरें, उनके खानसामों की तस्वीरें, सबकी तस्वीरें छपी हुई। उनके कुत्ते बिल्ली तक की तस्वीरें, उनकी बातें छपी हुई। हर एक अखबार में यही जिक्र है, यही चर्चा का विषय। तो अभी जब आपने सुना होगा कि नमस्ते ट्रंप एक आयोजन हुआ था, तो ये तो बहुत पहले की बात है। आज के समय में भी आप देखिए नमस्ते ट्रंप हर जगह, पूरे मतलब गुजरात में उन्होंने लगाया हुआ था। उनका पूरा दौरा लिखा हुआ था, मिनट टू मिनट कार्यक्रम की, कब कहाँ जाएंगे। पता चले ट्रंप को छींक आ जाए, पूरे भारतीय मीडिया में 500-600 पेज का अखबारें छप जाए, हर एक पे, मतलब पेज के कोने कोने में वही छाए हुए थे। तो ठीक उसी तरह से रानी एलिजाबेथ द्वितीय आ रही हैं तो सब कुछ छाया हुआ है। खैर, वहाँ की सदा धूल मिट्टी से भरी रहने वाली सड़कें आनन फानन में साफ़ हो गईं। इमारतों को सजाया गया, दुल्हन की तरह संवारा गया। एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ गई। क्या कि नई दिल्ली में जॉर्ज पंचम की एक मूर्ति है जिसमें नाक नहीं थी। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। इसके बाद हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए, पर इंडिया गेट के सामने वाली जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति है, उसकी नाक अचानक गायब हो गई थी। अब महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जब देश में आ रही हैं और वो जब देखेंगी कि जो हमारे जॉर्ज पंचम हैं उनकी नाक ही नहीं है, तो फिर वो रुष्ट हो जाएंगी, क्रोधित हो जाएंगी और हमारी नाक कट जाएगी। तब महारानी देश में आ रही, मूर्ति की नाक हो ना हो, तो मूर्ति की नाक ना हो तो ये परेशानी का सबब है, चिंता की बात है। देश की भलाई चाहने वालों की एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें सभी इस बात से सहमत थे कि मूर्ति की नाक ही चाहिए। यदि वह नाक न लगाई गई तो देश की नाक भी न बचेगी। अगर मूर्ति में नाक नहीं है तो भाई देश की भी नाक कट जाएगी। एक मूर्ति की नाक तक न संभाल पाए भारतीय लोग, तो यदि वह नाक न लगाई गई तो देश की नाक कट जाएगी। उच्च स्तर पर हाई प्रोफाइल जो है मीटिंग्स हुई, बड़े उच्च अधिकारियों की मीटिंगें हुई, सलाह मशविरे हुए, और तब सलाह मशविरा से एक कंक्लूजन निकला कि किसी अच्छे से मूर्तिकार से नाक लगवा देनी चाहिए। मूर्तिकार ने कहा नाक तो लग जाएगी। मूर्तिकार को खोज के लाया गया, मूर्तिकार ने कहा नाक तो लग जाएगी, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट वर्क, मैं कर लूँगा। लेकिन इससे
पता होना चाहिए कि इसमें किस पत्थर का प्रयोग किया गया इस मूर्ति को बनाने में, और वह मूर्ति कहाँ बनी थी, कब बनी थी, और इसके लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। पुरातत्व विभाग को बुलाया गया, पुरातत्व विभाग के सामने फाइलों में खंगालने को दे दिया गया कि आप पता करिए कहाँ से आई। अब पुरातत्व विभाग ने सर्वेक्षण किया, सब कुछ किया, लेकिन इसके बावजूद भी वो कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुँचे, नहीं बता पाए कि कहाँ के पत्थर हैं, कहाँ से ये मूर्ति लाई गई, कब बनी। अब मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि वह देश के हर पहाड़ पर जाएगा और वैसा ही पत्थर मैच करके, ढूंढ करके, खोज करके लाएगा जैसा कि मूर्ति में है। अब वो जाता है लेकिन उसको वैसा पत्थर प्राप्त नहीं होता, और उसने कहा कि ये कोई विदेशी पत्थर है, यहाँ नहीं मिलेगा। यदि किसी मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि देश में नेताओं की अनेक मूर्तियाँ लगी हैं, यदि उनमें से किसी एक की नाक लाट की मूर्ति पर लगा दी जाए तो ठीक रहेगा। सभापति ने सभा में उपस्थित सभी लोगों की सहमति से ऐसे करने की आज्ञा दे दी। जॉर्ज पंचम की नाक का माप उसके पास था कि जॉर्ज पंचम की नाक कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, कितनी ऊंची है, ये सब था। वह दिल्ली से मुंबई, गुजरात, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश से लेकर मद्रास, मैसूर, केरल, कोलकाता, सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। उसने गोखले, तिलक, शिवाजी, गांधी जी, सरदार पटेल, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल्लाह खां, मोतीलाल नेहरू, है ना, लाला लाजपत राय, तो सबका, भगत सिंह, सबकी लाटों पर, सबकी मूर्तियों पर जा कर के उसने नाप लिया, लेकिन देखा परखा। पर हिंदुस्तान की परिक्रमा कर, पूरी हिंदुस्तान की परिक्रमा करके आने के बाद भी उसको उस नाप की कहीं पर कोई नाप ना मिली। अब एक बड़ी समस्या कि ना तो पत्थर मिला, ना वैसी कोई नाक मिली। जो हमारे देश में जिन भारतीय जो आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, महान विभूतियां हैं, उनकी जो मूर्तियां लगी हैं, उनसे किसी की मैच नहीं खाती है, किसी से साइज नहीं मिलती। फिर ये पता किया गया, ये उसने सुझाया कि ऐसा करते हैं, जब जॉर्ज पंचम की नाक सब बाकी की जो मूर्तियां हैं, सुभाष चंद्र बोस, ये जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की, जब इनकी नाक सबसे बड़ी निकलती और जॉर्ज पंचम की नाक अपेक्षाकृत छोटी, तो मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश करते हुए कहा कि देश की 40 करोड़ जनता में से किसी की जिंदा नाक काटकर मूर्ति पर लगा देनी चाहिए। यह सुनकर सभापति परेशान हुआ, पर मूर्तिकार को इसकी इजाज़त दे दी गई। अखबारों में केवल इतना छपा था कि नाक का मसला हल हो गया है और इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लगा दी गई। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि लगाई जाने वाली जिंदा नाक सूख न जाए। थोड़े दिनों बाद अखबारों में छप गया कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई, जो कि बिल्कुल पत्थर की नहीं लगती। उस दिन अखबारों में किसी प्रकार के उद्घाटन या सार्वजनिक सभा या किसी भी प्रकार के आयोजनों की कोई खबर नहीं छपी, न किसी का चित्र छपा, किसी का चित्र भी नहीं छपा और सभी अखबार खाली थे। तो यहाँ तक उस दिन अखबार इसलिए खाली थे कि सारे लोग जो है शर्म से सबके सर झुके थे, सब लज्जित थे अपने इस कृत्य के लिए कि उन्होंने एक ऐसे नेता के लिए जिसने भारत और भारतीयों पर जिसने जुल्म ढाए हों, ऐसे जिसकी हमने गुलामी सही हो, यातनाएं जिनकी सही हों, उनके लिए हम जो है अपने बच्चों की, अपने शहीद जो बच्चे हैं उन बच्चों की मूर्तियों की नाक हम लगाने जब जाते हैं तो हमारे यहाँ जो छोटे बच्चे हैं उन तक की नाकें उनसे बड़ी निकलती हैं, और फिर ऐसे लोग के लिए हम किसी की जीवित नाक लगा दें, इससे सभी लज्जित थे, शर्मसार थे। करारा व्यंग्य है आज की व्यवस्था पर। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो
आज के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।